नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो आधारित है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा 7वीं की नई पाठ्यपुस्तक मल्हार के पाठ 2 तीन बुद्धिमान के पाठ से के अंतर्गत दूसरे विभाग पंक्तियों पर चर्चा पर। तो आइए शुरू करते हैं पंक्तियों पर चर्चा। निर्देश दिया है कि पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। और जो पहली पंक्ति दी गई है वह यह है कि रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। अब हमें बताना है कि इस पंक्ति का क्या आशय है, इनका क्या अर्थ हो सकता है। तो आपको याद होगा, पाठ पढ़ते हुए आपने देखा था कि पिता ने अपने बच्चों को यह सीख दी थी कि वे अपने पास पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करें। तो आइए देखते हैं हम इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में कहा गया है कि धन यानी रुपए पैसे नहीं बल्कि बुद्धिमानी, समझदारी और सूझबूझ पर ध्यान देना चाहिए। जिसकी दृष्टि पैसों की जगह उस पर होगी जो किसी भी समस्या का हल खोज लेती है, तो इससे बड़ी पूंजी और क्या हो सकती है। आइए चलते हैं दूसरी पंक्ति पर। दूसरी पंक्ति है, हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। यह भी पिता ने ही अपने बच्चों को सीख देते हुए कहा था। आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ बन सकता है। तो हम देखते हैं कि इस पंक्ति में कहा गया है कि चाहे कोई वस्तु या परिस्थिति हो, उसे पूरी तरह से जानने, समझने और महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि कोई भी बात हमारी नज़र से न छूटे। चलिए अगली पंक्ति पर चलते हैं। तीसरी पंक्ति है, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। यदि आपको याद आ रहा होगा तो यह बात तीनों भाई राजा से कह रहे थे। जब राजा ने उनसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला या बगैर देखे तुमने ऊंट के बारे में कैसे बता दिया। तो आइए देखते हैं, इसी से मिलता जुलता कुछ इसका उत्तर भी होगा। कहते हैं, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस पंक्ति में तीनों भाइयों ने कहा कि हमने अपने परिवेश यानी आसपास के वातावरण और परिस्थितियों को गहराई से समझने की कोशिश की है। हर बात को बुद्धि का प्रयोग करके निष्कर्ष निकालने वाली यह प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली होती है, यानी इसमें बहुत लंबा समय लगा है, हमने इसमें अपना समय खर्च किया है। चलिए अब आते हैं हम अगले विभाग पर, जिसका नाम है मिलकर करें मिलान। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस लोक कथा में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं। उनके भाव या अर्थ से मिलते जुलते वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। स्तंभ 1 के वाक्यों को स्तंभ 2 के उपयुक्त वाक्यों से सुमेलित करना है, यानी स्तंभ 1 में जो वाक्य हैं उनके अर्थ या उनसे मिलते जुलते अर्थ स्तंभ 2 में हैं, और हमें करना क्या है, हमें उसे दूसरे में ले जा करके मिलाना है, या हम पहले स्तंभ के सामने दूसरे स्तंभ में इधर उधर करके जो है वो अर्थ का एक साथ मिलान करेंगे। तो ये रहा स्तंभ 1 और 2। आइए देखते हैं हम इसका मिलान कैसे करेंगे। तो मिलान करने के लिए मैंने स्तंभ 1 के सामने स्तंभ 2 में, यानी जिस वाक्य का अर्थ स्तंभ 2 में कहीं और था, यानी जैसे पहले स्तंभ में जो पहला वाक्य है दूसरे स्तंभ में उसका अर्थ दूसरे नंबर पर था, तो हमने उसे उसके सामने रख दिया है और यह स्तंभ आपके सामने प्रस्तुत है। पहला वाक्य है, कुछ समय बाद पिता भी चल बसे। इसका अर्थ होता है स्तंभ 2 में कि थोड़े समय बाद पिता का देहांत हो गया।
स्तंभ 1 में दूसरा वाक्य लिखा है, हम कहीं भी क्यों न हो भूखे नहीं मरेंगे। और इसका मिलान वाला अर्थ स्तंभ 2 में 5वें नंबर पर था, जिसे हमने यहाँ दूसरे नंबर के सामने लिख दिया है। इसका अर्थ हुआ कि हम चाहे जहां भी हों, हमें खाने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। स्तंभ 1 में तीसरा वाक्य है, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। और इस पंक्ति का मिलान स्तंभ 2 के वाक्य 1 से है, जिसमें लिखा है या जिसका अर्थ है, घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा, यानी उसे विश्वास नहीं हुआ उनकी बातों पर। स्तंभ 1 में चौथा वाक्य है, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपने दृष्टि से नहीं चूकने देते। और सौभाग्य है कि स्तंभ 2 में इसका अर्थ भी 4 नंबर पर ही लिखा हुआ है, क्रमांक 4 पर ही लिखा हुआ है कि बचपन से ही हमें आदत हो गई थी कि हम छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। स्तंभ 1 में 5वां वाक्य है, लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। और स्तंभ 2 में इसका अर्थ बताने वाला वाक्य क्रमांक 3 पर था कि लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। आइए आगे बढ़ते हैं अब नए विभाग में, जिसका नाम है सोच विचार के लिए। और यहाँ पर पहला निर्देश लिखा है कि लोक कथा को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए, लिखिए। पहला प्रश्न है, तीनों भाइयों ने ऊंट को बिना देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था। कहानी यदि आपको याद होगी तो आपने पाया होगा कि वे ऊंट को देखे नहीं थे, पर उसके बारे में सब कुछ जानते थे। तो हमें यही जवाब देना है। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर लिखते हुए हम लिखेंगे कि तीनों भाइयों ने निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन, माने देखना होता है, अनुमान एवं विश्लेषण करके ऊंट के विषय में बताया। क्या क्या उन्होंने देखा था कि धूल पर ऊंट के पैरों के चिन्ह थे। ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता था क्योंकि उसने सड़क के केवल एक तरफ से ही घास चरी थी, दूसरी तरफ की घास बची हुई थी। और बच्चे और महिला के पैरों के निशान देखे थे। इन तीनों बातों को देख करके उन्होंने ऊंट के बारे में अनुमान लगाया था। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच को, अवलोकन या सत्यवादिता को? लोक कथा के आधार पर बताना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि इस लोक कथा में अवलोकन को, यानी देखने को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। पूरी लोक कथा में तीनों भाइयों ने हर घटना, वस्तु, स्थिति का गहन अवलोकन किया और निष्कर्ष निकाला। उन्होंने बिना देखे ही सब कुछ जान लिया था। यह उनकी पैनी दृष्टि, तेज दृष्टि का ही परिणाम था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई? यानी पहले तो उन्हें दोषी माना, फिर राजा ने इन तीनों भाइयों को निर्दोष मान लिया। तो सोच में परिवर्तन का क्या कारण था? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच इसलिए बदल गई क्योंकि उन्होंने शांत मन से अपने अवलोकन और तर्कों को बताया। यानी जो भाई थे उन्होंने बड़े शांत होकर के अपने तर्क बताए कि उन्हें चीजें कैसे पता चली थी। राजा उन भाइयों की बुद्धिमानी, सूझबूझ और निरीक्षण क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ। उसे समझ आ गया कि ये चोर नहीं है, बल्कि गहराई से सोचने वाले, सत्यप्रिय और बुद्धिमान लोग हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और यहाँ जो प्रश्न है वह है कि लोक कथा में अगला प्रश्न यह है कि ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊंट मिल जाता? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह किया क्योंकि वे तीनों भाई बिना देखे ही ऊंट के बारे में सारी सटीक बातें बता रहे थे, सही बातें बता रहे थे। जब व्यक्ति अपना कुछ खो देता है तो वह घबराहट में पूरी बात जाने बिना ही जल्दी
किसी पर भी संदेह कर लेता है। हमारे विचार से उसे सीधे आरोप लगाने के बजाय शांत होकर भाइयों से पूछताछ करनी चाहिए थी। अगर वह धैर्य और विश्वास के साथ बात करता तो शायद वे भाई उसकी तुरंत मदद करते और उसका ऊंट जल्दी मिल जाता। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और पांचवा प्रश्न है कि पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इससे पिता के बारे में क्या क्या पता चलता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन यानी बुद्धि, समझदारी, पैनी दृष्टि, व्यवहारिक ज्ञान संचित करने की सलाह दी, क्योंकि असली धन बुद्धिमानी है। यही दूसरा धन है जिसे संचित करना जरूरी है, ताकि इसके द्वारा जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सके। इससे पिता के बारे में यह पता चलता है कि वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे जानते थे कि बुद्धि और विवेक ही असली संपत्ति होती है। उनका उद्देश्य बेटों को सही सोच, निर्णय लेने की क्षमता और समस्या सुलझाने का तरीका सिखाना था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है कि राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि राजा द्वारा ली गई परीक्षा से उसके व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह न्यायप्रिय, धैर्यवान तथा विवेकशील था। उसने बिना पूरा सत्य जाने सीधे उन्हें सजा नहीं दी। आरोप सुनने के बाद उसने स्वयं जांच और परख करने का निर्णय लिया। उसने तीनों भाइयों की बुद्धिमानी और सत्यता की पुष्टि करनी चाहिए। यह उसकी व्यवहारिक सोच को दिखाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि हम इस लोक कथा के भाइयों की सूक्ष्म अवलोकन और तार्किक सोच को अपनाना चाहेंगे, क्योंकि सूक्ष्म अवलोकन हमें यह सिखाता है कि बड़ी बातें अक्सर छोटे छोटे संकेतों में छिपी होती हैं। बस हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तार्किक सोच हमें भावनाओं में बहने के बजाय सोच समझकर निर्णय लेना सिखाती है, जो किसी भी समस्या या स्थिति में बहुत उपयोगी होता है। आइए बढ़ते हैं अगले विभाग की ओर, जिसका नाम है सोच विचार के लिए। आइए बढ़ते हैं अब अगले विभाग की ओर, जिसका नाम है अनुमान और कल्पना। निर्देश है कि अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। और पहला प्रश्न है, यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का परिणाम न्यायहीन और नकारात्मक होता। उससे इन तीनों निर्दोष भाइयों को सजा मिल जाती और अन्याय होता। भाइयों की बुद्धिमानी की कदर नहीं होती और उनकी योग्यता दब जाती। राजा की छवि कमजोर हो जाती और उसकी न्यायप्रियता पर सवाल उठते। कहानी की सीख बदल जाती और यह कहानी यह नहीं सिखा पाती कि बुद्धिमत्ता और सच्चाई की जीत होती है तथा सच बोलने वालों को सजा मिलती है, जो कि समाज में नकारात्मक संदेश देता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान न लगाया होता तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता? अपने विचार व्यक्त करें। तो निश्चित था, राजा को उनकी बुद्धिमत्ता पर संदेह हो जाता। उत्तर में हम यही बात लिखेंगे कि भाइयों की बुद्धिमत्ता पर राजा को संदेह होता, राजा उन्हें दोषी ठहरा सकता था और इसके लिए उन्हें कड़ी सजा मिल सकती थी। तो हम इसे इसी प्रकार लिखेंगे कि यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान न लगाया होता तो लोक कथा का अंत इस प्रकार होता कि राजा को भाइयों की बुद्धिमत्ता पर संदेह होता, राजा उन्हें दोषी ठहरा सकता था, उन्हें कड़ी सजा मिल सकती थी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न पूछा है, लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। इसका उत्तर हम अपनी अनुमान और कल्पना से लिखेंगे कि लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। जैसे रास्तों की कठिनाई, ऊंट के चलने के निशान रेत पर से जल्दी मिट जाते हैं, उन्हें ऊंट के जाने का रास्ता ढूंढने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती। रास्ता भटकने का डर, ऊंट बिना दिशा देखे चला गया होगा, अगर ये भाई भी उसे ढूंढने जाते तो वे रास्ता भटक सकते थे। ऊंट के पैरों के निशानों की पहचान में भ्रम, हो सकता है रास्ते में उस रास्ते से कई ऊंट गए हों और इसमें से कौन सा निशान उसी ऊंट का है जिसे ये ढूंढ रहे हैं यह तय करना मुश्किल होता। तो ये सारी समस्याएं उन्हें ऊंट ढूंढने में सामना करना पड़ सकती थी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है, यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल या गतिविधियां करते, अपनी कल्पना साझा कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि यदि मैं राजा होता तो उनसे पाठ की तरह ही किसी रहस्यमयी वस्तु या समस्या का अनुमान लगाने को कहता, और यदि उस दिन मेरे दरबार में कोई मुकदमा या फैसला होना होता तो उसमें मैं उनकी मदद लेकर यह तय करता कि ये तीनों भाई सच बोल रहे हैं या नहीं। आइए अब आगे बढ़ते हैं नए विभाग में, जिसका नाम है शब्द से जुड़े शब्द। निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बुद्धि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। अब बुद्धि है, उदाहरण के तौर पर एक दे दिया है मस्तिष्क। अब इसी से जुड़े हुए हमें और शब्द लिखने हैं। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे शब्द हैं, ज्ञान है, समझ है, प्रज्ञा है, मति है, विवेक है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ज्ञान, विवेक, मस्तिष्क पहले से लिखा हुआ है, प्रज्ञा, स्मृति, समझ और मति, ये सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला विभाग है कारक का। आपको याद होगा कारक व्याकरण का विषय है जो संस्कृत से आया हुआ है। प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। वाक्य लिखा है, भाइयों जवाब दिया। सुनने में ये वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है ना। अब नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए कि भाइयों ने जवाब दिया। इन दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आया? बिल्कुल सही पहचाना आपने। दूसरे वाक्य में ने शब्द भाइयों और जवाब दिया के बीच के संबंध को जोड़ रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों के ऐसे रूपों को कारक या परसर्ग कहते हैं। ये परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द जो वाक्य में उसका संबंध दूसरे शब्दों से बताते हैं वे कारक कहलाते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इन सब का कारक चिन्ह होता है। कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से या के द्वारा, संप्रदान का के लिए, अपादान का से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण का में पर, संबंध का की, के और संबोधन का हे, अरे। तो आइए अब कारक शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये पट्टिका में उदाहरण दिया गया है, आप देख लें, जो कारक चिन्हों के उदाहरण हैं। अब हम इस पर आधारित प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिखकर इन्हें पूरा करिए। तो आप देखें, कारक की जगह छोड़ दी गई है, हमें उचित कारक इसमें भरना है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो पीले रंग से रंगा हुआ है वे कारक चिन्ह हैं और वे सही स्थान पर भरे हुए हैं। पहले वाक्य में लिखा है, हमने तो तुम्हारे ऊंट, इसके बाद रिक्त स्थान था तो वहां पर को लिखा गया है, को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। दूसरे वाक्य में आप भरेंगे, मैं अपने रेवणों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे बेटे
के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और कान में कुछ फुसफुसाया। चौथा वाक्य है, यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। तो इन चारों वाक्यों में जो पीले रंग से रंगे हुए शब्द हैं, चिन्ह हैं, कारक चिन्ह हैं, यही उचित कारक हैं जो इसमें सही बैठते थे। तो आप इसके हिसाब से कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं नए विभाग में, और इसका नाम है सूचना पत्र। प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप इस लोक कथा के वही घुड़सवार हैं जिसका ऊंट खो गया है। आप अपने ऊंट को खोजने के लिए एक सूचना कागज पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह चिपकाना चाहते हैं। अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर एक सूचना पत्र लिखिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सूचना पत्र लिखना। ये फॉर्मेट दिया गया है, इसी बॉक्स के अंदर हमें अपनी सारी सूचनाएं देनी हैं। तो हमें कुछ जानकारियां पाठ से मिली हुई हैं, कुछ में हमें अपनी कल्पना का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सूचना का विषय किस संबंध में है, ये ऊंट खोने के संबंध में है। उसके बाद हम सूचना की तारीख डालेंगे 1 जुलाई सन 2025, और उसके बाद हम सूचना का मुख्य भाग लिखेंगे। क्या बताएंगे, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा ऊंट रास्ते में कहीं खो गया है, मेरे ऊंट पर मेरी पत्नी और बेटा भी सवार थे, इसलिए मेरे लिए वह बहुत मूल्यवान है। मेरे ऊंट की पहचान इस प्रकार है, ताकि जिसको ये सूचना मिले वो पहचान जाए कि आप किस ऊंट को ढूंढ रहे हैं, कि वह एक आंख से अंधा है, ऊंट पर एक महिला और बच्चा सवार है। अब निवेदन आपको करना है कि अगर किसी ने इस तरह का ऊंट देखा है या इसके बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया मुझे तुरंत संपर्क करें। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। और संपर्क कहाँ करना है, घुड़सवार से दरबारी चौक पर। अब ये पुराने ज़माने की है, अन्यथा इसमें हम मोबाइल नंबर भी लिख देते, घर का पता भी लिख देते, चूँकि वो है नहीं इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो हम एक चौक का नाम दे रहे हैं कि अगर वहाँ कोई बताने आना चाहे तो वो बता सकता है।